अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री ने कुछ पंक्तियां कही थी कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। नमस्कार, मेरा नाम है नितेश गर्ग और INS 24/7 हरिभूमि की टीम वोट यात्रा के तहत पहुंच चुकी है अंतागढ़। जी हां, बस्तर में स्थित कांकेर जिले में 3 सीटें हैं, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर और कांकेर। इन तीनों सीटों पर 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कब्जा किया। उस कब्जे के बाद 2018 में ही कांग्रेस ने पूरे छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा सीटें लाकर शासन सत्ता हासिल की। 4.5 साल का कार्यकाल हो चुका है। आगामी 3 से 4 महीनों में चुनाव हैं और उस चुनाव के बाद इसी का लिटमस टेस्ट होगा। इसी को हम देखेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी इससे खुश है। भारतीय जनता पार्टी अगर खुश नहीं तो इसकी वजह क्या है। इन तमाम मुद्दों का विमर्श होगा। इसके साथ ही जो सत्ताधारी दल है, उसके विधायक, उसके प्रतिनिधि, तमाम लोग इसे अपने विकास कार्यों को, अपने एजेंडे को किस तरह से चुनाव में आगे लेकर जाएंगे, इन सभी पर विमर्श होगा। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत होती है और सूर्य और सिंह परिचय के मोहताज नहीं होते, जाहिर सी बात है मंच पर जो हैं वो सभी आपके परिचित हैं, लेकिन परंपरा का निर्वाह करते हुए हम इनका सभी का परिचय कराना चाहेंगे। मैं चाहूंगा कि जोरदार करतल ध्वनियों के साथ जनता उनका अभिवादन स्वीकार करे। अनूप नाग जी, विधायक अंतागढ़ विधानसभा, हमारे बीच उपस्थित हैं। बेबाकी से जवाब देने के लिए, आपके कठोर सवालों का, आपके विनम्र आग्रह का, आप जो भी जिस तरह से आप बात रखेंगे उसके लिए हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ ही दिलीप बघेल जी हैं, जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। इनका भी स्वागत है। हम स्वागत करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी से विक्रम उसेंडी जी का। आप पूर्व विधायक रहे हैं, आपका इस गरिमामय उपस्थित के लिए साधुवाद। तहे दिल से स्वागत करेंगे राधेलाल नाग जी का, नगर अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से, इनका भी स्वागत है। और इन सबके बीच हमारे साथ हैं वासु हल्दर जी, आप समाज की बात रखने के लिए हैं। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक भोजराज नाग जी भी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगा स्थानीय विधायक जी का कि सर, अपने 4.5 साल के कार्यकाल में उपलब्धियों को बताएं कि क्या क्या आपके आने के बाद यहां पर कार्य हुआ और आगे की रणनीति आपकी क्या है। सबसे पहले अंतागढ़ के इस कर्म भूमि में आपके INS चैनल के सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे सुदूर अंचल में आकर जनता की अभी आगामी चुनाव होने जा रहा है उसके मुड टटोलने की कोशिश किए हैं। साथ ही साथ उपस्थित सभी लोगों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, वेलकम करता हूं कि आज हम रूबरू हमारे अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 15 साल के भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या किया, इन्हीं विषयों पर जो चर्चा होगी। तो शुरुआत कहां से चाहते हैं आप? सर, जैसा कि आपने कहा 15 साल बनाम 4.5 साल, तो 4.5 साल को 15 साल बनाम क्यों समझा जाए? ऐसे कौन कौन से कार्य रहे जिनके दम पे आप कह सकते हैं 15 साल बनाम 4.5 साल? मैं जिस जगह पे आज ये कार्यक्रम शुरुआत हो रहा है उसी ओर से आपका ध्यान आकर्षित करता हूं और वहीं से अपनी विकास गाथा की शुरुआत करना चाहता हूं। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे आदिवासी जो बहादुर वीर लोग, जिनके आजादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ये स्थल की जो मूर्ति ये कह रहा है कि ये 15 साल की भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि लोग क्यों इस तरह के व्यवस्था नहीं किया। मेरी प्राथमिकता और मेरे विधायक बनने के बाद मैंने ऐसे हमारे बस्तर के विभूतियों का, ऐसे मूर्तियों का स्थापना किया है और प्रेरणा दे रहे हैं वो कि समाज में हम आदिवासी लोग भी देश को आजाद करने में हमारी योगदान रही है। यह है हमारी आदिवासी समाज के कर्म भूमि और उनकी सोच। वीर नारायण सिंह, बुंडाहूर, दुर्गावती, ये सारे अंतागढ़ में मूर्ति लगे हुए हैं। वो कहता है कि कांग्रेस पार्टी के आने के बाद ही हमको देखा गया
हमको परखा गया, हमको सम्मान दिया गया मूर्ति के रूप में, जो उनसे हमारी समाज प्रेरणा भी ले रहा है, देख रहा है। मेरे आज के बच्चे देख रहे हैं ये कौन है, उनसे देखकर वो प्रेरणा लेते हैं। ये वही हमारे आदिवासी समाज की प्रेरणा है, लोग हैं जो हमको आज स्वतंत्र वातावरण में जीने के लिए हमको प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। एक दूसरी बात, अंतागढ़ से आमा बेड़ा, अंतागढ़ से कोयली बेड़ा, ये ऐसे रोड हैं जिसको ये 15 साल की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाकर दोनों क्षेत्र में जाकर मेरी भोली भाली जनता को यही कहते रहे कि इस बार मौका दे दीजिए, हम रोड बना देंगे, इस बार मौका दे दीजिए, हम रोड बना देंगे, इस बार मौका दे दीजिए, रोड बना देंगे। 15 वर्ष निकल गए। मैं आपको बड़े गर्व से, फक्र से बताना चाहता हूं, आज जाइए, देखिए रोड की स्थिति। जहां दिन में लोग जाना नहीं चाहते थे, आज 24 घंटा उन रोडों पे बनने से आवागमन चालू हुआ है। मैं आमा बेड़ा की बात करूं, कल हमारी सरकार वहां तहसील की शुरुआत करने जा रही है, तहसील की। इसी तरीके से कोयली बेड़ा जो सुदूर अंचल है, जहां तहसील की सख्त आवश्यकता, वहां भी कल तहसील की पूर्ण दर्जा इस शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक उसी तरह बांदे जहां उप तहसील थे, वहां तहसील का शुभारंभ होने जा रहा है। ये कितनी गौरव की बात है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहूं, शिक्षा के क्षेत्र में भी कहना चाहता हूं, एक समय ऐसा था कि हमारे गांव के लोग शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल जाने के लिए जब कहते थे कि बेटा अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, वो पालक क्या कहते थे, अगर मैं बच्चों को पढ़ने स्कूल भेजूंगा तो गाय चो कौन चराएगा, मेरा बुढ़ापे में देखभाल कौन करेगा, नौकरी करेगा, पढ़ लिख के चला जाएगा, मेरा देखभाल कौन करेगा। आज ऐसे ही विचारधारा के लोग, ऐसे ही सोच रखने वाले पालकों को मैं प्रणाम करता हूं। सुदूर अंचल में रहने वाले जो खुद शिक्षित नहीं है, वो आज अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहता है। स्वामी आत्मानंद स्कूल जो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश में एक डंका बजा रहा है, ऐसे गांव के लोग भी अपने बच्चों को स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब अभी स्कूल प्रवेश हुआ तो कई लोगों का मुझे फोन आने लगा कि विधायक जी आपको धन्यवाद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने के लिए, मगर हम चाहते हैं आज कि हमारा बेटा भी, हमारे बेटी भी उस अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाई करे, और इसके लिए एडमिशन कराने की बात कर रहे थे। मुझे इस बात की बड़ी संतुष्टि हुई, क्योंकि हम भी इस अंतागढ़ में पढ़े हैं, हमारी भी इच्छा थी इंग्लिश मीडियम पढ़ने की, मगर परिस्थितियां, स्कूल खर्चीले स्कूल होने के कारण हम नहीं पढ़ पाए। वैसे भी मैं बहुत गरीब परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मगर इच्छा तो होती है कि अधिकारी कैसे बनते हैं, ये कलेक्टर कैसे बनते हैं, एसपी कैसे बनते हैं, एसडीएम कैसे बनते हैं। सबके जेहन में ये बात आता है कि अंग्रेजी पढ़ने वाला व्यक्ति, लड़का ही अधिकारी बनते हैं। इसी मिथक को दूर करने के लिए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जगह जगह स्वामी आत्मानंद, जगह जगह स्वामी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल, और मुझे गर्व इस बात की है, मेरे ऐसे पिछड़े अंचल में भी 5 स्वामी आत्मानंद स्कूल की स्थापना हुई है, जहां मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से निकलेंगे, वो निश्चित रूप से अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, निश्चित रूप से क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। कोई आईएएस कलेक्टर बनेगा, कोई आईपीएस पुलिस अधीक्षक बनेगा, एसडीएम बनेगा, डिप्टी कलेक्टर। ये भी हमारे पालक लोग आज उम्मीद के साथ अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं। हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाह रहा हूं। ये जितने हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जितने भी अंतागढ़ के जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उनको मालूम है अंतागढ़ का हॉस्पिटल का पूर्व में क्या हाल चाल था। आज आप यहां से जाने के बाद जरूर देखिएगा मेरा इस हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है। एमबीबीएस डॉक्टर, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि एमबीबीएस डॉक्टर ऐसे सुदूर अंचल में आकर अपनी सेवाएं देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आमा बेड़ा जैसे जगह में एमबीबीएस डॉक्टर अभी सेवाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में नहीं देते थे। अब आप मेरे बारे में पूछना,
मेरे बाद उनको पूछना, आपके जमाने में, आपके 15 साल के कार्यकाल में, क्या आमाबेड़ा में, क्या ताड़ोकी में, क्या और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में कोई एमबीबीएस डॉक्टर वहां सेवाएं दे रही थी क्या? पूछिएगा आप। आपसे मैं कहना चाहता हूं, रोड, पुल, पुलिया, मैं आप सबको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मेरे जागरूक जनता को। जब हम पढ़ते थे, एक जमाना था नारायणपुर का मेला, एक नारायणपुर का मेला जहां सारे सुदूर अंचल के, अबुझमाड़ के हमारे आदिवासी समाज के लोग वहां मेला में इकट्ठे होते थे। मैं भी गया था वहां। विदेशी पर्यटन, अंग्रेज लोग भी उस मेला में आए थे। एक हमारा गांव का आदिवासी 7 अप कोल्ड ड्रिंक, उसको गिलास में हमारे आदिवासी समाज के 2 व्यक्ति उस 7 अप को 2 गिलास में डाल के मिक्सचर के साथ उसको पी रहे थे, खा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया आखिर ये क्या समझ रहे हैं ये कोल्ड ड्रिंक को। अंग्रेज भी हंस रहा था। मैं चिंतित था कि आज हम इस स्थिति में हैं, वस्तुओं की पहचान नहीं पा रहे हैं, क्या है। अंग्रेजों ने मैं पूछा, व्हाट इज दिस? उन्होंने कहा कि शायद ये लोग समझ नहीं रहे हैं ये कोल्ड ड्रिंक है और उसको मिक्सचर के साथ कैसे खा रहे हैं। तो मैंने बोला इनको आखिर ऐसा क्यों? उनके तरफ से जवाब था, भाई साहब, शिक्षा के अभाव के कारण ऐसा हो रहा है। तो क्या हमारे बस्तर में जो अभाव है अशिक्षा के कारण ही है? तो बोले यस। तो इसमें कैसे हम विकास करेंगे? तो बोले आवागमन, रोड बना दीजिए, रोड। जब शिक्षा के क्षेत्र में और जब रोड बन जाएंगे तो आप देखिएगा कैसा परिवर्तन आएगा। आज मुझे इस बात कैसा परिवर्तन आएगा? तमाम तरह के दावे किए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछूंगा, विधायक जी के काम से संतुष्ट हैं? विधायक काम से संतुष्ट हैं? आवाज क्यों धीमी है भाई? विधायक जी के काम से संतुष्ट हैं? और भारतीय जनता पार्टी वाले विधायक जी के काम से संतुष्ट हैं? चलिए, तो अब इस डिबेट को अगले आयाम में ले चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी का रुख करेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक हैं। विधायक जी ने आदिवासी अस्मिता की बात की, शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, सड़कों की बात की, तमाम तरह के दावे किए कि हमने सब कुछ कायाकल्प कर दिया है। अब चुनाव आने वाला है, आप डर तो नहीं गए? जी नहीं, मैं तो अभी यही पूछना चाहता हूं विधायक जी से। अभी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी नारायणपुर में आगमन होता है, वो विधायक जी वहां पर थे। वहां पर नारायणपुर से अंतागढ़ मार्ग 50 किलोमीटर की घोषणा की जाती है, लेकिन अब तक क्यों नहीं बना, शुरू क्यों नहीं हुआ? नंबर 2, बड़गांव में 13 मार्च 2022 को कवासी लखमा मंत्री वहां पर पहुंचते हैं, वहां करोड़ों रुपए का भूमि पूजन होता है, काम क्यों शुरू नहीं हो पाता? क्या कारण है? मुख्यमंत्री घोषणा के बाद भी काम नहीं हो पाता। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, यहां पर जितने आज अंतागढ़ मुख्यालय है और पखांजूर, ये दोनों जगह का जो निर्माण नगर पंचायत हमने बनाए दोनों जगह, उसके साथ साथ देश के आजादी के बाद भी यहां पर बड़ी उच्च शिक्षा नहीं थी। यहां पर महाविद्यालय हमने खोला, ITI हमने खोला, SDM कार्यालय हमने खोला, यहां पर आपका उपपंजीयक कार्यालय नहीं था, SDO PWD का कार्यालय हमने यहां पर खोला। उसके साथ साथ यहाँ पर चाहे एनीकट का निर्माण हो, स्टेडियम का निर्माण हो खेलकूद की दृष्टि से, ऐसे तमाम बहुत सारे काम, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ हमने खोला। तो बहुत सारे काम यहाँ हुए, ये बहुत सारे काम यहाँ देश की आजादी के बाद हुए। और मैं आपके पखांजूर के बारे में बता चाह रहा हूँ। पखांजूर में वहां पर जब खुलने के बाद व्यवहार न्यायालय हुआ, वहां पर रजिस्ट्री का कार्यालय नहीं था, उपपंजीयक कार्यालय, उसके बाद वहां पर आपका सब ट्रेजरी नहीं था, ऐसे तमाम कार्य। उसके साथ सड़कों का निर्माण के बाद बताना चाहूंगा, 212 प्रधानमंत्री सड़क इन 15 साल में बने हैं। इस विधानसभा में 1022 किलोमीटर की सड़कें बने हैं। इतने काम गांव-गांव में, और 300 गांव को जोड़ने का बड़ा काम हमने किया। ये हमारी सरकार। आपने इतने सारे काम बताए, इतनी सारी उपलब्धियां, तो फिर 2018 के चुनाव में इतनी बुरी हार कैसे? बहुत सारे वादे घोषणा किए थे, सब किसानों कर्जा माफ बोले थे, बिजली बिल हाफ करेंगे बोले थे, 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे बोले थे, हुआ नहीं। शराबबंदी करेंगे बोले, माताओं से पूछे बंद हुआ क्या?
कुछ हुआ नहीं। इन थोथे वादों के चलते इस प्रकार की स्थिति आई है, लेकिन नवंबर 2023 में जनता करारा जवाब देने वाली इस बात को इस मंच में कहना। नवंबर 2023 की चुनौती दी गई है। जीवा दादा वहां जनता के बीच जाएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच, और जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवाएं कितनी मजबूत हुई है क्षेत्र में। इसने जो दावा किया, क्या कहेंगे? स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सबसे पहले बात करते हैं। अभी सब लोग स्वास्थ्य सेवाएं कैसी स्वास्थ्य हैं? सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं। वो इसलिए कि यहाँ एमबीबीएस डॉक्टर अंतागढ़ में भी बढ़े हैं, आमाबेड़ा क्षेत्र में भी बढ़े हैं। बंडापाल जैसे सुदूर अंचल में जो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हो रही थी, वहां भी वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की गई है। महोदय ने अभी कहा कि कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल अंतागढ़ में इनके द्वारा खोला गया। कांग्रेस के शासन में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, कांकेर में घोषणा हुई थी, और कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं कितना सही है? भारतीय कितना जनता सही है? पार्टी कितना की- सही है? इनका दावा कितना सही है? जी जी बिल्कुल झूठ है। इन्होंने सुदूर अंचल की स्वास्थ्य सेवा की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं पखानजोर जैसे नगर पंचायत क्षेत्र में जाके देखें कि वहां के सिविल अस्पताल का क्या हाल है। डॉक्टर सोते रहते हैं, मरीज हलाकान, मरीजों में हलाकान है, परेशान है। इलाज के अभाव में कई लोगों की जान जा चुकी है। मैं आंकड़ा की बात करूं तो इनको गिनाने में पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। इतना आरोप कितना सही है? आप जिलाध्यक्ष है। जी, अब इनके पास तो कुछ है नहीं। 15 साल राज कर चुके हैं, और जो अभी 4.5 साल में कांग्रेस ने जो सरकार काम की है, विकास की है, अभी हमारे विधायक महोदय ने भी बताया, बहुत सारी काम किए हैं। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जहां आमाबेड़ा, आपका कोयली बेड़ा, बांदे, यहाँ स्वास्थ्य विभाग में एमबीबीएस डॉक्टरों को के उपस्थिति की गई। अभी सभी जगह तहसील कल वर्चुअल एमबीबीएस डॉक्टर तहसील तमाम पहुंचा तरह के के दावे किए जा रहे हैं। एक बार पीछे की तरफ आते हैं। यहाँ से व्यवस्था को लेकर बोलना चाहता है या अन्य क्षेत्र की व्यवस्थाओं को लेकर? खड़े होकर आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि क्या व्यवस्थाएं चल रही। मैं दुर्गेश ठाकुर अंतागढ़ से हूँ। स्वास्थ्य सेवाएं की जहाँ तक बात है, सिर्फ ये कह देना कि हमने इस संस्था को खोला है या इस अस्पताल को या इस स्कूल को खोला है, ये काफ़ी नहीं है। अगर आपने खोला है तो उसमें कम से कम पर्याप्त व्यवस्था तत्काल देना चाहिए था, जो कि जब से खुलने के बाद से लेकर के अभी के जो इससे पहले 2018 के चुनाव हुआ है तब तक के एक भी डॉक्टर जो एमबीबीएस हो और उसके साथ आदमी स्थानीय व्यक्ति जा करके पूरे विश्वास के साथ इलाज करा सके, या कोई ऐसा गंभीर व्यक्ति जिसको सख्त इलाज की जरूरत है उसको वहां तत्काल लाभ मिल सके, ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं थी। और आज आप जा करके देख लीजिए इस अस्पताल में, अंतागढ़ की ही मैं बात करूं, आज ऐसी कोई भी चीज की कमी नहीं है जिसकी सख्त जरूरत और तत्काल जरूरत एक मरीज को नहीं होती। नगर अध्यक्ष अपडेट ले लिया जाए। नगर अध्यक्ष बिल्कुल बिल्कुल, बताइए, उनसे क्या पूछिए कि जो दावा कर रहे नगर पंचायत के, क्या स्थिति आगे? देखिए, मैं तो कहूंगा आदरणीय एमएलए साहब से कि कांग्रेस के शासनकाल में विकास 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 अवकाश में है। आज 5 साल होने जा रहा है, विकास अवकाश में है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि अवकाश में है तो अब क्या करोगे भाई, विकास कुछ भी नहीं। ये दिख रहा है रोड भानु प्रतापपुर से कोनागांव तक के, आप इस रोड में चलेंगे और पता चल जाएगा कि विकास हुआ है। विकास अवकाश में है। आगे अपडेट। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इनको लेकर आप कोई बोलना चाहते हैं? जी, मैं मुकेश कुमार सहारे कोयलीबेड़ा से। मैं स्वास्थ्य के बारे में मैं विधायक जी को बोलना चाहता हूं कि इन्होंने कलेक्टर, विधायक जी और यहाँ पे कोयलीबेड़ा में आए थे, एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किए थे। अब चुनाव आने में मात्र 2 महीना बाकी रह गया। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कोई हॉस्पिटल कब बनेगा? उद्घाटन मात्र करके रख दिया। अपडेट ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बहुत बढ़िया सवाल किया है भाई साहब ने। पूरे कोयलीबेड़ा अंतागढ़ पूरा प्रशासन जानता है कि कोयलीबेड़ा में एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल की जरूरत है। करोड़ों करोड़ों रुपया स्वीकृत कराने के बाद हम जाकर वहां भूमि पूजन भी किए थे, मगर दुर्भाग्य वो जिस जगह को गांव वालों ने चयन किया था वो जगह फॉरेस्ट लैंड होने के वजह से उसमें कुछ विरोध उत्पन्न हो गया है, जिसके चलते अब उसका क्लियर कर लिया गया है। उसके लिए पूरे पैसे पटा दिए गए हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, भरोसा दिलाता हूं, अभी 1-2 हफ्ते के अंदर मैं पुनः आपकी उपस्थिति में
पुनः भूमि पूजन करूंगा और हॉस्पिटल का निर्माण चालू हो जाएगा। बड़ी भूमि बड़ी पूजन बात करेंगे, कही है। भूमि पूजन करेंगे। एक मिनट, भोजराज जी, इनका जो दावा बोले भूमि पूजन करेंगे, क्या कहेंगे? आपके चैनल को और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। विधायक जी माननीय, मैं पूछना चाहता हूँ किस किस चीज का आप भूमि पूजन करेंगे? बड़गांव में आपने भूमि पूजन किया, आज तक काम चालू नहीं हो रहा है। और पूरे डीएमएफ का पैसा जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, छत्तीसगढ़ की सरकार डीएमएफ में भ्रष्टाचार कर रही। यहाँ पे रेत माफिया है, यहाँ पे कोल माफिया है, यहाँ पे शराब माफिया है। ये छत्तीसगढ़ माफियाओं का गढ़ बन गया है। अपडेट महोदय से अपडेट ले लीजिए। बड़ा आरोप लगाया है, डीएमएफ की बात छिड़ गई है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, आप पूर्व प्रतिनिधि भी रहे, मैं भोजराज नाग, पूर्व विधायक। आपके कार्यकाल में डीएमएफ की क्या स्थिति थी? हमारे कार्यकाल में जितने भी सड़कें हैं, जी। जितने भी हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी जी। स्कूल है, हाँ। ये सब 15 साल में हुआ। मैं एक बात आप लोगों को, प्लीज थोड़ा शांत रहेंगे, थोड़ा सुनना सीखिए। ठीक है, ठीक है। आजादी के इस 75 साल में कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक राज किया। गांव के वार्ड पंच से लेकर के दिल्ली के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी एक पार्टी के लोग रहे। नमक के अदला बदली यहाँ चिरंजी को किया जाता था, लाख को नमक के बदला अदला बदली किया जाता था। इसको माननीय डॉक्टर रमन सिंह ने फ्री में नमक देने का काम किया। 1 रुपए 2 रुपए में फ्री में चावल देने की योजना बनाई। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह भ्रष्ट पार्टी है, परिवारवाद पार्टी है। एक बात बताइए अपडेट, सर, अपडेट। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद संसद में स्वीकारा था कि पुराने सरकारों के कार्यकाल को ठुकराया नहीं जा रहा है, झुटलाया नहीं जा सकता। देश में एक समय ऐसी स्थिति थी 5000 करोड़ का बजट था। आज आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में $3 ट्रिलियन का बजट होने जा रहा है। तो इस पर भी बताइए, ऐसा विकास को झुटलाया तो नहीं जा सकता। इस पे बताना चाहूंगा भाई साहब, नमक की कीमत क्या है और चिरंजी की क्या कीमत है। इसके लिए एक योजना बनाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। आखिरी सवाल अंत्योदय का आपसे रहेगा। विकास भारतीय जनता पार्टी ठीक की है, फिर विचारधारा अपन है। अन्य विषयों में आएंगे। वही सवाल रहेगा कि फिर 2018 में इतनी करारी हार, शिकस्त क्यों दे दी इन क्षेत्रवासियों ने? ये 2018 में इन्होंने झूठ बोला था, बेरोजगारों को छला था, महिलाओं को छला था, किसानों ठीक है, को छला था, ठीक है। सारे लोगों को छल करके, झूठ बोल करके इन्होंने सत्ता हासिल किया है। पूर्व विधायक जी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों से आप सहमत हैं क्या? आरोपों से सहमत हैं क्या आप? भाई मिली जुली प्रतिक्रिया रही। मैं खुद विधायक जी के पास रुक करना चाहूंगा। विधायक जी, डीएमएफ की बात हुई है, बोले 60 साल सरकार रही, कुछ नहीं हुआ। रमन सिंह जी की सरकार में सब कुछ हमने किया। क्या चल रहा है? उन्हें इन बात की ज्ञान नहीं है, ज्ञान ही नहीं है डीएमएफ। व्हाट इज दिस? पूरा प्रदेश में, पूरे विशेषकर बस्तर में डीएमएफ फंड से ही विकास दिख रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं 15 साल में डीएमएफ फंड का एक भी देवगुड़ी, ये देवी देवता से जुड़े हुए व्यक्ति है इसलिए पूछ रहा हूं, एक भी देवगुड़ी, एक भी गोटुल तैयार किए क्या? चश्मा उतारना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तभी हमारा डीएमएफ फंड के द्वारा जो विकास हुआ वो भी दिखेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं सारे मेरे अंतागढ़ के लोगों को, ये अंतागढ़ से नारायणपुर की रोड, हमारे सम्माननीय विक्रम उसेंडी जी भी इस ओर सबका ध्यान आकर्षित किए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने इस रोड को प्राथमिकता के आधार पर बनाने का संकल्पित है और घोषणा भी किए हैं। मैं आप सबको बोल रहा हूं, मेरे अंतागढ़ के भाइयों को बोल रहा हूं, मैं सभी लोगों को बोल रहा हूं, 138 करोड़ रुपए मैंने अपने प्रयास से विधानसभा में बजट लाया, स्वीकृति हुआ और अभी निश्चित रूप वास्तव में अभी निर्माण की सख्त जरूरत है। आए दिन जन आंदोलन भी होते रहते हैं। अभी 1 हफ्ते के अंदर मैंने लगातार शासन प्रशासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी संपर्क किया हूं, अवगत कराया हूं। आज वहां से फाइल चल गए हैं, अभी 15-20 दिन के अंदर ये 138 करोड़ रुपए स्वीकृति मिल गई है जो निर्माण। अब मैं ये कहना चाहता हूं, ये 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए बोलते हैं, तो 17-15 साल में आपकी सरकार थी,
आपके द्वारा क्या प्रयास? ठीक है, समझ गए। और विधायक जी अभी आपसे एक और जवाब जानना है। विधायक जी उसी तर्ज में चल रहे हैं जिस तर्ज में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में कहा था कि एक कार्यकाल से कुछ नहीं होता। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं एक कार्यकाल लोकार्पण दूसरा कार्यकाल लगेगा? दूसरा कार्यकाल? हम तो 20 वर्ष तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार काबिज रहेगी। 20 साल तक सत्ता का संकल्प ले लिया कांग्रेस पार्टी। 20 साल का संकल्प ले लिया सत्ता का। अभी माननीय विधायक जी ने कहा कि भाई इसकी अब 138 करोड़ स्वीकृति प्रदान करेंगे। अभी 20 जुलाई के प्रश्न में पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि इसी कोई स्वीकृति नहीं मिली है, और इन्होंने पूछा भी उसमें था कोई पर्यावरण की स्वीकृति, इसका कोई पत्र भी नहीं भेजा। इस प्रकार की बातें हैं। जब मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं 2 जनवरी 2021 को, समय आज कितना चल रहा है 23, तो मुख्यमंत्री घोषणाओं का किस टाइप का क्रियान्वयन होता है, इससे मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है जनता। इतने जन समुदाय के समक्ष, इतने जन समुदाय के समक्ष आपको हाजिर नाजिर रखकर मैं हमारे सम्माननीय पूर्व विधायक मंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप सरकार में रहे हुए हैं, फॉरेस्ट के मिनिस्टर थे, पर्यावरण क्या है मेरे से बेहतर आप समझते हैं। सरकार के 15 साल तक मंत्री रहे हैं, प्रक्रिया क्या है बेहतर समझते हैं। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं सेंडी जी, ये जब कार्यक्रम खत्म होंगे तो आप जरूर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करिएगा, पीडब्ल्यूडी के मंत्री जी से बात करिएगा, इस रोड के बारे में क्या हुआ। बड़ा आग्रह किया विधायक जी ने, बड़ा आग्रह, सीधा बोला कि आप जान सकते हैं। एक बार नाग जी कुछ बोलना चाहते हैं फिर हम चलेंगे। 1 मिनट मैं माननीय विधायक जी से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि मैं देवी देवता से संबंधित व्यक्ति हूं। यहां बस्तर आदिवासी समाज ही नहीं, पूरे लोग देवी देवता से, यहाँ एक भी व्यक्ति है क्या जो देवी देवता से संबंधित नहीं? ठीक है। यहाँ विधायक महोदय देवी देवता से संबंधित नहीं और चर्च से संबंधित है क्या? पूरा बस्तर में धर्मांतरण, विषयांतर, पूरे बस्तर में धर्मांतरण की आग लगी है और विधायक महोदय चर्च में जाके मत्था टेकते हैं। पटरी से मत उतरिए, भूतपूर्व ही रहना है आपको, पटरी से मत उतरिए। बड़ी रुक जाइए, धर्मांतरण की बात छिड़ गई है, धर्मांतरण की बात छिड़ गई। आप में से कोई धर्मांतरण को लेकर बोलना चाहता है? क्या वाकई धर्मांतरण का आरोप सही है? ठीक है, आप में से बोलिए, धर्मांतरण को लेकर जो बात कही गई पूर्व विधायक जी द्वारा कितनी सही है? कोई बोलना चाहता है धर्मांतरण को लेकर? आप सहभागिता करिए, इतना स्वयं आपके दिलेर सभी जनप्रतिनिधि बैठे हैं सुनने के लिए। इनकी 15 साल सरकार थी तो ये कानून क्यों नहीं रहा धर्मांतरण का? आप इनसे ये पूछिए। ठीक है, बड़ा सवाल खड़ा किया। और कोई धर्मांतरण को लेकर, क्या वाकई धर्मांतरण मुद्दा है? यहाँ पे खड़े होकर बताइए, धर्मांतरण मुद्दा है? वाकई धर्म परिवर्तन हो रहा है फोर्सफुल? नहीं, ये धर्म की राजनीति करते हैं, इनके पास और कोई उपाय नहीं बचा है, तो लोगों को आपस में लड़ाकर धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। बीजेपी धर्म की राजनीति करना चाहते हैं क्या? धर्म की, बिल्कुल सही बात है, बीजेपी धर्म की ही राजनीति करती है। बाकी धर्मांतरण यहाँ नहीं चल रहा है। यहाँ से कोई धर्मांतरण को लेकर बताइए, धर्मांतरण को लेकर आपके प्रतिनिधि, आपके जनप्रतिनिधि आरोप लगाए, कितना सही है? देखिए, भोले भाले आदिवासियों को उनको लालच देके इस क्षेत्रों में क्रिश्चियन बना रहा है और जिसके विरोध हमारी भोजराज जी कर रहा है, दूसरा कर रहा है। तो हमारी विधायक जी उस विरोध कार्यक्रम में अभी पखांजन में एक लाश गाड़ के गए थे गांव के पीछे, उसमें सारी समाज के लोग अगर देवी देवता का मानते थे, इनको भी बुलाया गया था, उन्हें विरोध कर भी नहीं आया, क्योंकि हम देवी देवता के बात आए तो देवी देवता जब मानते हैं, हम हिंदू है और हिंदुत्व की रक्षा के लिए हम उसको विरोध करना जरूरी था, पर विधायक जी नहीं किए। चलिए, हाँ, विधायक जी के पास ही चलेंगे और जानेंगे कि कितना सही है। क्या ये धर्म की राजनीति बस है या वाकई कुछ हुआ है? की राजनीति ही कर रहे हैं। इसके पहले तो ऐसी कोई बमचक नहीं मचाया जाता था इनके। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां बस्तर में एक शीर्ष नेता स्वर्गीय हमारे, आज मेरे भी आदरणीय हैं, स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी, उनके पुत्र अभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े पावरफुल लीडरशिप कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बस्तर, पूरे बस्तर संभाग में अगर कहीं ज्यादा चर्च बना है तो भानपुरी में बना है। तो ये लोग क्या देख रहे थे? क्यों ये बोल रहे थे कि देवी देवताओं की? अरे हम दिखावटी करने वाले लोग नहीं हैं, हम दिल से, आत्मा से देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए उन पर आस्था रखते हैं।
आस्था रखते हैं और सीधे साफ तौर पर विधायक जी ने करार दे दिया कि धर्म की राजनीति है। तो चलिए, धर्म से ही जुड़ी एक योजना आई है, देवगुड़ी योजना। चलिए उसका मूल्यांकन करते हैं। क्या आपके क्षेत्र में देवगुड़ियों का निर्माण हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हो रहा है? इनका देवगुड़ी कुछ नहीं, हमारे ब्लॉक मतलब बांटते, देवता दामिल बांटने वाला ये मत, ये मत देवता दामिल बांटना, ये मत का देवता की जानी लाइन बाइन ला कुछ नहीं। ये लड़का इधर इधर मांगते और नहीं बता भतीजा। ठीक है, मैं आग्रह करूंगा। ठीक है, आवेशित नहीं होना है। आपके प्रतिनिधि मजबूती से, दमदारी से जवाब दे रहे हैं। देवगुड़ी का निर्माण हो रहा है, कोई और बोलना चाहे, कैसा हो रहा है? देवगुड़ी के निर्माण को लेकर बोले, सरकार का पैसा पहुंच रहा है, प्रॉपर सुविधाएं मिल रही हैं? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो सभी जगह देवगुड़ी की स्थापना की, आज हर जगह देख लीजिए देवगुड़ी की स्थापना हो रही है। देवगुड़ी घोटुल को लेकर यहाँ पे कोई कुछ बोलना चाहेगा? विपक्ष को और अपनी बात मजबूती से रखना चाहिए लगता है सभी। तो मैं मान लूं कि देवगुड़ी का निर्माण हो रहा है यहाँ पे प्रॉपर। हेलो, ये तर्क वाली बात करिएगा जी। मैं जनपद का अध्यक्ष हूँ बद्रीनाथ गावड़े, और कांग्रेस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ। और जहां तक की जो प्रक्रिया की जो बात होती है, बकायदा ग्राम पंचायत उसका प्रस्ताव बन के आता है, जनपद पे आता है, और जनपद के थ्रू जो है ना विधायक महोदय उसको बराबर उस प्रस्ताव का पालन करते हुए हर जगह पे, हर गांव पे, जिस गांव में आवश्यकता होती है, माता गुड़ी का वहां पे बराबर निर्माण होता है, हो रहा है, कार्य हो रहा है। चलिए आप बताए कितना सत्यता है ये देवगुड़ी को लेकर? ये पूरा झूठ है। बस्तर में कांग्रेस सरकार आने के बाद देवगुड़ी नहीं बना है। हम आदिकाल के आदिवासी हैं। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब से आदिवासी समाज इस प्रकृति को पूजा करने वाला है। वो पहाड़ का भी पूजा करता है, नदी का भी पूजा करता है, पृथ्वी का भी पूजा करता है। जीवानंद जी, ठीक है, इनके पास आएंगे, सर के पास, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से इनसे जवाब देंगे। देवगुड़ी के नाम से भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक, संगीन आरोप लगाए पूर्व विधायक जी ने आपके ऊपर। माननीय, मैं पूर्व विधायक भोजराज नाग जी से जानना चाहता हूं कि आप इतना देवी देवता से आस्था रखते हैं, उसके बावजूद भी इतना पब्लिक के सामने झूठ न बोला करे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार, माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने जहां जहां पे आदिवासियों के लिए देवगुड़ी की आवश्यकता होती है, वहां पे बकायदा देवगुड़ी की स्थापना कर चुकी है और उसका संरक्षण भी हो जाता है। और साथ ही साथ हमारे पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री ने भी एक कहा कि बड़गांव में कवासी लखमा जी आए थे, भूमि पूजन किए थे, मगर उसका निर्माण नहीं हुआ। मैं माननीय विधायक, सांसद, मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यहां से 3 किलोमीटर दूर लामकन्हार में आप जिस समय छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री के पद पर थे, आपने वन विद्यालय का भूमि पूजन किया था, मगर आज तक वो वन विद्यालय कहां गया? उससे तो आप सरकार में रहने देते तो वन विद्यालय बनता, उनकी क्या गलती है? चलिए ठीक है, बहरहाल गोठान को लेकर हम मुद्दे पे आएंगे। क्या गोठानों का निर्माण हो रहा है? गोठानों का निर्माण हो रहा है? गोठान का निर्माण ही नहीं हो रहा है। बताइए सच्चाई क्या चल रहा है गोठान को लेकर? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जैसे पखांजूर में कुछ दिन पहले हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री का आगमन हुआ था सत्यानंद आश्रम में, जिसको हम लोग बंगाली समुदाय वहाँ हम लोग उसको देव देवता के रूप में उन लोग को मानते हैं। तो उनका एक ये था कि कोचूर शाक मतलब कोचाई शाक से खाना खाएंगे उसी आश्रम में। उसके अनुरूप उनको कोचाई शाक से खाना खिलाया गया था। मेरे को ये लगता है कि उस समय विधायक जी भी मौजूद रहे, वर्तमान विधायक जी, और उनके सामने उन लोग कुछ मांग रखे थे महात्मा लोग कि ये मांग पूरी किया जाए। वो मांग भी आज तक पूरी नहीं किया है। विकास तो ये किया है कि पखांजूर में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम बना था भाजपा के शासनकाल में, विक्रम हुसैन जी के शासन में, उसको मिटा के नेताजी सुभाष स्टेडियम का नामकरण रखा है। 5 साल में इतना ही विकास किया है। ठीक है, हालांकि नाम बदलने का सिलसिला तो चारों तरफ चल रहा है। जी बताइए, गोठान को लेकर कैसा काम हो रहा है? मैं आदरणीय हमारे अभिवक्ता जो बोल रहे थे उनसे पूछना चाहता हूं कि सुभाष चंद्र स्टेडियम का नाम रख दिए तो कोई गलत हुआ क्या? महान पुरुष के नाम से यदि स्टेडियम रखा गया तो कोई गलत हुआ क्या? ये तो पूछ रहे हैं, उसको ठीक है, बताइए। आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। गोठान को लेकर निर्माण कार्य हो रहे हैं। 15 साल शासन करने वाले 4 साल में इतने भूखे हो गए कि गोठान तक चारा ढूंढने पहुंच गए।
अच्छे से कोई बोलना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, रखिए, आप बात रखिए। इतनी बेबाकी से आपके जनप्रतिनिधि जवाब दे रहे हैं। कोई बात रखना चाहता है गोठान को लेकर या अन्य मुद्दे को लेकर? गोठान के बात बोल रहे हैं, गोठान कहाँ नहीं बना है और गोठान में बराबर काम नहीं हो रहा है। बीजेपी पार्टी बोल रहे हैं ना गोठान नहीं बना है, काम नहीं बना है, इतना पूछ लीजिए। ठीक है, गोठान को लेकर काम हो रहा है, यहाँ पे आया है। बताए। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कुछ कहना चाहते हैं, चलिए उनका रुख करते हैं। गौठान वाकई में कांग्रेस को डुबाने के लिए एक बहुत बड़ा भूपेश सरकार का योजना था। भूपेश इसमें डूबेगा। हमने गौठान के एक एक तो निरीक्षण किया। मैं खुद आमाबेड़ा जैसे जगह में जाकर के 10 गौठान को देखा। 10 में सिर्फ 2 गौठान ऐसा था जहां पर लगभग 1 लाख 2 लाख रुपया खर्च हुआ। बाकी गौठान में मात्र 50,000 1 लाख 50,000 ऐसे खर्च हुआ और कुछ भी नहीं है। गौठान में न गाय है, न बाड़ी है, न बकरी है, न कुछ है, घास नहीं, कुछ नहीं। वो पब्लिक जानती है। भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, क्या कहेंगे? आदरणीय भाई साहब अभी कह रहे थे गोठान के बारे में कि गोठान में हम वहां पर जाकर देखे कि वहां पे गाय बैल कुछ भी नहीं। मैं आदरणीय भाई साहब से ये कहना चाहती हूँ कि आप समय से बेसमय जाएंगे। जिस समय वहां पे गाय बैल बंधे होते हैं उस समय जाते तो दिखता। आप समय से बेसमय जाएंगे तो कहाँ से दिखेगा? आप ही बताइए। आप ठीक है, जीवन कुछ लोग कहना चाह रहे हैं। अभी हमारे जो अंकल ने बोला है कि गोठान में अभी 150 करोड़ का जो चारा घोटाला हुआ है, इससे पहले 15 साल में बीजेपी पार्टी ने जो रतन जोत का 15,000 करोड़ डुबाया, उसका क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। और कोई किसी मुद्दे को लेकर बोलना चाहता है, बताइए। मैं गोठान के बारे में बोलना चाहता हूं। जो गोठान तो निर्माण हुआ है, पर उसमें गोठान में निर्माण के लिए पैसा 15वीं का लगाया गया है और जो मनरेगा का पैसा है उसको लगाया गया है, जिससे सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधि परेशान है। खाली गोठान समिति चलाने के लिए पैसा दिया जाता है और बाकी निर्माण कार्य के लिए 15वीं और मनरेगा के पैसा दिया जाता है, जिससे सरपंच मजबूर हो जाता है सेठों का सुन सुन के। ये है गोठान का हाल। और मैं बता रहा हूँ गोठान में कोई गोबर बेचने या कुछ और करने नहीं लाते। सवाल ले लीजिए बस। ठीक है, ठीक है, विधायक जी का रुख करेंगे। भाई बहुत ज्यादा टेंशन हो गई गोठान को लेकर। आप ही बता दीजिए कि क्या आंकड़े हैं, कितने लोगों को गोबर का भुगतान हुआ है, गोठानों की क्या स्थिति चल रही बेबाकी के साथ? सबसे पहले मेरे सभी संभ्रांत नागरिकों को, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सबसे पहले उन्हें समझना होगा कि गौठान है क्या। जिस दिन ये गौठान के बारे में समझ, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पे इतनी राजनीति की, वो गाय के बारे में नहीं समझते हैं? नहीं समझते। गौशाला इनके द्वारा खोला गया था, गौशाला, और हजारों गाय मवेशी उस गौशाला में मर गए। उनकी जब सरकार थी तो गौ सेवा के नाम से चारा पानी के लिए लाखों रुपया सैंक्शन करा गए, मगर उस पैसे का उपयोग उन मवेशी महामारी गौ माता के लिए नहीं किए जाते थे। ये खुद नेता अपने जेब में। अभी कैसा चल रहा है गोठान? पैसा या बहुत बढ़िया, ये खुद जानते हैं, मगर क्या कहने, मजबूरी। आरोप बहुत गंभीर है। ठीक है, बताइए आप गाय के नाम पे। देखिए, मैं बहुत सारे गोठानों में मैं भी गया था, तो बहुत जगह एक गोठान का कास्ट लगभग 19 लाख के आसपास आ रहा है, लेकिन बहुत जगह उसका निर्माण हुआ नहीं, कहीं टंकी नहीं बने, कोई इसकी पूरी शिकायत हम अभी भी कुछ नाम मेरे पास सूची है। और पखांजूर क्षेत्र में गया था, संगम 64 नंबर है, उधर ब्रह्म पंचायत आपका उधर का भी है, सिबड़ा कंतर, मैंने बहुत जगह बने नहीं है, राशि आहरण हो चुका है, कई जगह मिले नहीं। कुल मिला के जो क्रियान्वयन एजेंसी है, जो भी पंचायत वगैरह, उसमें 14वें वित्त का, 15वें वित्त का, मनरेगा का राशि लगा, कहीं पे भुगतान हुआ नहीं। कुल मिला के इसमें अनियमितता तो बहुत हुई है, ठीक ठाक सिस्टम सर अनियमितता हुई है। जी सर, एक चीज जानना चाहूंगा, अनियमितता का आपने आरोप लगाया। हर जगह जहां हम जा रहे हैं तो कांग्रेस खुली चुनौती दे रही कि भारतीय जनता पार्टी फिर सड़कों पर क्यों नहीं दिख रही, सामने क्यों नहीं दिख रही अगर अनियमितताएं हो रही? देखिए, इस बात को लेके अभी जब बात निकली डीएमएफ फंड, खनिज न्यास निधि, इसके बारे में बताओ, ईडी भी जांच कर रही है, हम तो भेजे हैं पूरा प्रस्ताव उसमें। और यहाँ का बता रहा हूं, बहुत सारे सूची आप निकाल के दीजिएगा, उसमें कांग्रेस के पदाधिकारियों की एक जगह 2-2 एक परिवार में देने का कोई प्रावधान है। गरीब व्यक्ति को देते, जो सीमांत हैं, गरीब है, उसके इसमें है, इस टाइप का उसमें प्रावधान, अधिकतर 80-90%।
और दूसरा उसी में भी बहुत गड़बड़ हुआ था। इस मामले का हमने उठाया अपने पंचायत में भी। अभी सोलर लाइट लगाने का मामला था 14.5 लाख, 1 साल पहले राशिहरण हो जाता है। मामला उठने के बाद अब घेराव करते हैं वहां पर जनपद कार्यालय, विधायक कार्यालय, तब एफआईआर होती है, तब वो जेल में एक चला जाए, 2 फरार हैं। तो अनियमितता तो हुई है। इस पूरे मामले की जांच ईडी कर रही है। बहुत सारे घोटाले सामने आने वाले हैं इस मामले। और भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है मुद्दों को लेकर। बिल्कुल, हम सड़कों पर भी है, प्रेस भी बोल रहे हैं। पूरे इस मामले को जांच के लिए हमने पूरा उसको अवगत कराया। हम लगातार इस बात को लेकर आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, लगातार धरना हो रहा। कहीं आप डर तो नहीं गए? कांग्रेस वाले डर तो नहीं गए? भाजपा वाले, कांग्रेस वाले डर गए क्या? ठीक है, बताइए। हमारा लड़ाई भाजपा से नहीं है, सीबीआई और ईडी से है। पूरे क्षेत्र में ईडी दौड़ा दिए हैं। ईडी की बात हो गई तो विधायक जी के पास जाना चाहूंगा कि ईडी आ रही है आजकल, क्या हो रहा है? मतलब इसे किस तरह की राजनीति के रूप में देखा जाए? सच कहना अगर बगावत है तो हम समझो बागी हैं। मेरे प्रदेश के, मेरे देश के शीर्ष नेता राहुल गांधी जी, इनके करतूतों को, 15 साल की करतूतों को ही तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाकर पैदल चलकर बताना चाहते थे। मगर वही बात जब बताने की कोशिश किए तो लोकसभा के अंदर उन्हें बात करने नहीं दिया गया, उन्हें चुप करा दिया गया। और तब भी बात करने का प्रयास किया तो माइक को बंद कर दिए गए। ये इनके चरित्र है। चरित्र बताएं क्या है? एक साजिश करार दिया विधायक जी। छत्तीसगढ़ में 2 कलेक्टर, आईएएस अधिकारी घोटाला में अंदर है। 2 विधायक के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और ऐसे में ये कहना कि ईडी और आईडी ये सब क्या है, ये स्पष्ट है कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि गाय जैसे पवित्र माता के ऊपर राजनीति करना, उसका भ्रष्टाचार करना गौठान के माध्यम से एक कांग्रेस ही हो सकती है। गंगा जल जो हिंदुओं का पवित्र होता है, उस गंगा जल की सौगंध लेकर के इन्होंने शराब घोटाला किया। ठीक है जीवानंद जी, ठीक है। अब चलिए इस मुद्दे को और आगे देखते न बढ़ाकर अगले मुद्दे की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हमारे बीच समाज सेवी भी हैं। बताइए आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? एक मुद्दा, विधायक जी भी आज इतना बड़ा मौका है, आप अपने समुदाय को लेकर, बंगु समुदाय को लेकर जो रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी मांग भी हो सकती है। तो आप बताइए कि सबसे पहले आपके क्या मुद्दे हैं और आपकी क्या मांगे रहेंगी आगे? पहले तो सबको मैं काम करता हूं। और दूसरी बात है, हमारे कांग्रेस मित्रों थोड़ा टाइम पहले एक बात बताया था, जो हमारे पखांजूर स्टेडियम का नाम बदलने का। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आज का कांग्रेस बंधुओं का कम से कम इतना तो याद आया, 60 साल से गांधी नेहरू परिवार छोड़ के दूसरा कोई आजादी सेनानी का नाम रखने का। इसके लिए उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। ये वाकई ट्विस्ट लेने वाला मुद्दा, अलग दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है यहाँ का। ठीक है, बताइए। दूसरी बात है, हम लोग बड़े दुखमय जिंदगी है। अखंड भारत जब आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा 1947 के बाद, रातों रात हम लोग विभाजन में फंस गया। आज भारत में विभिन्न प्रांत में हम लोगों को विस्थापित किया गया, जबकि भारत में 8 स्टेट में हमारे हर समुदाय का जैसे जाति श्रेणी आता है, एसटी, एससी, ओबीसी, हमारे समुदाय में भी है। दीर्घकालीन हमारे जितना भी विधायक रहा, 2000 से हमारा मंतूराम पवार से लेकर बहुत बड़े आंदोलन किए हम लोग, अजीत जोगी जी का कार्यकाल से लेकर आज तक। बाकी विधानसभा में हमारे विक्रम उसेंडी का कार्यकाल में एक बार विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ था। ना जाने आज तक हमारा तो कोई देखने वाला है नहीं। अगर कल का दिन में जो भी विधायक बने जनता का जनार्दन से, थोड़ा बहुत सोच, हमारी इस बंगबंधु दुखी है कि अपना मातृभूमि छोड़ के आया, बहुत खून बहाया आज़ादी के लिए, उसके बाद देश विभाजन में भी हम लोग बहुत खून बहाया। तो इसके लिए और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हमारे लिए। निवेदन किया है और एक बड़ा ही ये आत्मीय मुद्दा है और एक दर्द वाली बात है कि वो सब कुछ छोड़ कर आए, तो इनके भी विकास की तरफ ध्यान दिया जाए। कोई ठोस आश्वासन? बहुत गंभीर विषय में अपना विचार रखे हैं, मगर मैं सबको 60-62 दशक में ले जाना चाहता हूं यहां के लोगों को। ये वही परल कोट है
जब विभाजन हुआ, हमारे बंग समुदाय के लोग बहुत कष्ट में थे, बहुत परेशान थे। जब कोई विश्व का कोई देश इनको शरण देने के लिए तैयार नहीं हुआ था। मैं तो धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं हमारे स्वर्गीय राहुल इंदिरा गांधी जी को, जिन्होंने भारतवर्ष, अरे आपका नंबर खत्म हो गया ना। भारतवर्ष इस तरह नहीं, अंतागढ़ के निवासियों से उम्मीद नहीं है। हम आपके सभी को प्रतिनिधियों को मौका दे रहे हैं। ये एक जितना आसान वहां से कहना उतना कठिन है यहाँ से आके जवाब देना। हम आपके पास आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। हमारी सरकार, हम तत्काल में कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने परलकोट में सभी हमारे बंग बंधुओं को यहां शरण दिया। 5 एकड़ खेत, गाय बैल, घर मकान, धान काटने का हसिया रापा फावड़ा सब अगर देने वाली कोई सरकार है तो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ऐसे दुख समय में हमारी सरकार ने इनको मदद किया है। और इनके सरकार आने के बाद, इनके 15 साल में सरकार आने के बाद मुझे बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है। जब मैं पखांजुर में जाता हूं तो बोलते हैं विधायक जी, हम तो जीवन जी लिए, हमारी मृत्यु हो गई, हमारे दाह संस्कार करने के लिए जगह की व्यवस्था इन्होंने नहीं किया। इसलिए मुक्ति धाम के जगह जगह मैंने शुरुआत कर दिया है, मुक्ति धाम बनवा रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में क्या इनका ध्यान नहीं किया? मुक्ति धाम क्यों नहीं बनवाए? बनवाना चाहिए था। और रही बात, इनकी बात कर रहे हैं ये समस्त नेता लोग, नेतागण, ये असीम राय जी बैठे हैं, असीम राय जी बैठे हैं, कैसे हमारे बंग बंधुओं को भ्रमित करके पूरा दिल्ली और रायपुर तक ले गए। क्या हुआ? मुझे ज्यादा बोलने का मौका मत देना, नहीं तो उसका पोल खोलूंगा तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा। आपकी ठीक है, संवेदनशील मुद्दा है। मैं आप धैर्य बना के रखें। आपको क्या क्या कमियां लगती हैं और आप क्या अपेक्षाएं करते हैं? आप सीधे तौर पर बताइए, उनसे जिससे यथाशक्ति बनेगी करेंगे। नहीं, विधायक महोदय जी एक बात बोले। नहीं, वो उनका आशा नहीं था। सब आप अखंड भारत के हिस्से हैं और आप हमारे भाई हैं, वो ये बात खुद भी स्वीकार रहे हैं। सब आप हमारे ही भारत के नागरिक हैं। हाँ, अखंड भारत का हम नागरिक हिस्सा है और रहेंगे। हम अखंड भारत का नागरिक थे। खंडन अगर किया है तो इस कांग्रेस सरकार ने किया है। इनका पूरा दोष कांग्रेस का है। अभी बाप दादा का खून से देश आजाद हुआ। अभी आपकी क्या समस्या है यहाँ को लेकर? वो तमाम इतिहास भूत भविष्य। सबसे बड़ा समस्या है, आज पूरा भारत में हर वर्गों का अपना श्रेणी होता है। जैसे एसटी है, एससी हो गया, ओबीसी, कोई कैडर में है। हमारे अंदर भी हर वर्गों का है। इस मुद्दा को लेकर आज हम बहुत दिन से लड़ाई कर रहा हूँ। इसलिए तो सार्वजनिक विधायक को, जितना भी विधायक रहा है, वर्तमान में जो आने वाला है, उससे भी निवेदन कर रहा हूँ, जनता जिसको चुन के दे रहा है, कि हमारे समाज में भी ओबीसी कैडर का। अच्छा, आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन दिया जाए, पहली मांग। और क्या समस्या है? उससे बाद हमारा समस्या ही है, आज हम वनांचल में रहता है। हमारा जब आज से 60 साल पहले पुनः यहाँ विस्थापित किया था, उस टाइम 5 एकड़ जमीन था। आज हमारा 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी हो गया, अभी उसका खंडित होकर हमको घर बनाने का जगह नहीं है। फिर भी हम लोग को जो अगल बगल में थोड़ा बहुत जो काबिल का ठीक है, ये दूसरी जमीन की तीसरी समस्या। ठीक है सर, वक्त की एक तकाजा है, हमको सभी से संवाद करना। और जमीन के सिवा और कोई मुद्दा? और मुद्दा तो ही है ना, सबसे अपना वास्तविक मुद्दा तो ही है ना। ठीक है, विधायक जी से ठोस आश्वासन चाहेंगे सर, विधानसभा के अगर पटल में रखना पड़े इनकी समस्याओं के निराकरण मान लें इस चुनाव के बाद। मैं, ये मेरे बंग बंधु पखांजुर के क्षेत्र की जनता जानती है, इनकी जो बातें हैं उसको समय समय पर हम हमारे मंत्री जी को और विधानसभा के पटल में भी रखते हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूं इनको, जो कम से कम स्वीकार तो किया। हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में थी, उस समय इनकी व्यवस्थापन के लिए जो 5 एकड़ जमीन, गाय बैल, खेती किसानी, घर कंप्लीट बनाकर देने वाली सरकार थी, तो हमारी मनमोहन सिंह की सरकार थी। उनको स्वीकार तो किया। मैं आप लोगों को आपके माध्यम से मैं इन्हें आश्वस्त करता हूं, आगामी दिनों में भी इनकी जो जितनी वाजिब मांगे हैं उसको हम रखेंगे और उन्हें निदान करने की कोशिश करेंगे। बड़ी बात कही है इन्होंने और उम्मीद करते हैं कि इनकी समस्या के समाधान होगा। इधर से कोई कुछ बोलना चाह रहा था जी। पखांजूर से हूँ। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो हमारे माननीय
भूतपूर्व जो विधायक थे 15 साल, बिकराम मुसंडी जी, जो हम किसान भाई बंधु हूँ, जो हमारा जो बोनस के जो बात बोले थे, 15 साल में हम लोगों को बोनस नहीं मिला। और अब भी कांग्रेस सरकार 25 रुपया बोले हैं, बोनस बोले हैं, सब बराबर किसान को मिला कि नहीं मिला है? प्रतिक्रिया लेते हैं। ये पैसा किसान को मिला है कि नहीं मिला है? आप किसान और भाई बंधुओं से पूछ लीजिए। और जो 15 साल पहले जो मिला वादा है, किया था, आपका कहना है वो कि क्यों मिला नहीं है। मिला? ठीक है, ठीक है। और कोई कुछ अपनी बात कहना चाहता? भैया एक बात बोलना चाहूंगा, ये जितने भी हमारे भाजपा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, एक चीज पूछ लीजिए, हमारे जो कांग्रेस पार्टी पहले से थे, उन लोग धान, हम लोग कौन है? हम लोग किसान है भैया। हम लोग क्या नेता है, क्या एमएलए है, क्या क्या है? हम लोग मंत्री है। किसानों की समस्या को कांग्रेस ने सॉल्व किया है। ठीक है भैया, बात सुन लीजिए, हम लोग किसान है, हमारा धान जो है अनलिमिटेड खरीदित होता था ना भैया। जब से मोदी जी आए हैं, जब से इनकी भाजपा पार्टी है, तब से हम लोगों के धान कितना हुआ? 15 कुंटल भैया हुआ ना। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि से ही जवाब ले लेते हैं। मैं सर आपके पास आऊंगा। उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आपने धान खरीदी पे बैरियर लगाया। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे, 5 कुंटल धान खरीदा जाता था और पानी में डुबो करके देखा जाता था। आदरणीय रमन सिंह जी ने 0% ब्याज में किसानों को ऋण दिया। किसान क्रेडिट कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। कांग्रेस पार्टी पूरा झूठ ठीक है, है, भ्रष्ट किसान है, का मुद्दा आ गया है धोखा सर। अब बेसिकली आपके कोले में बॉल है और किसान को लेकर ये धन्यवाद दे रहे हैं। 15 साल में उन्होंने कहा कि पानी में डुबो के धान नापते थे। अब क्या हालत है? ये वही नेता है, ये वही जनप्रतिनिधि है जो 15 साल तक मेरे किसान भाइयों को जा जाकर कहते थे कि एक बार मौका दो, हम 21 रुपये हम धान खरीदेंगे, एक बार फिर मौका दो, 21 रुपये हम धान खरीदेंगे, एक बार फिर मौका दो, 21 रुपये हम धान खरीदेंगे। 15 साल तक ऐसे ठगते किसानों की हालत बेंड कर दिया। और 18 में जब हम जनता के सामने गए, किसानों के पास गए, हमने कहा सरकार बदल दीजिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए। 10 दिन के अंदर किसानों के धान की कीमत 2500 रुपया और किसानों के सारे कर्जे माफ कर दिए। और हमने किया। हाँ, और अब आज की स्थिति में यह है, एक एकड़ में 20 क्विंटल धान 25 से शुरू होकर 2600 से शुरू होकर अब जो फसल आएगा 28 से 40 रुपए में। 28 से 40। देखिए, अभी चुनाव आने वाले, चुनाव तक उसमें कोई पहले करना चाहिए था। नंबर 1 बात, हमारी सरकार भी थी, किसानों का धान खरीदती थी पतला और मोटा, लेकिन इस समय पूरा यहाँ पर सभी धान को मोटा में ही खरीदा जा रहा है। पता लगा लीजिएगा पूरे इस धान, जबकि पतला भी धान हो रहा है। और दूसरी बात, इनकी सरकार बनने के बाद बारदाना भी इन किसानों को लेना पड़ रहा है। 15 साल हमारे समय बारदाना किसानों को कभी हम मंगवाते नहीं थे, मिलता था। अभी बारदाना का भी पैसा भी नहीं मिला है अभी ये इसमें। और रकबा कम करने के नाम से मेड़ की कटाई कर दिए। किसी का ट्यूबवेल है, कहीं पर छोटा डबरी बनाए, उसमें भी कटौती हुआ। इस बात को ले भी किसान बहुत नाराज हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से किसान ठान के बैठा है। ये 2 साल का बोनस अभी देंगे, घोषणा पत्र में रखे थे, उसका भी क्रियान्वयन नहीं किया है। ये बात को लेकर जनता में जबरदस्त चर्चा चली, सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। महज आरोप है कि क्या? साल एक बार जब हमारी सरकार आई, व्यवस्था बनाने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। एक ही बार यही 2 जने बोरा के संबंध में धरना प्रदर्शन करते थे। बोरा, मैं पूछना चाहता हूं, अभी हमारे 4-5 साल होने जा रहा है, उसके बाद कभी बोरा के बारे में बात किए? नहीं किए। वो इसलिए नहीं किए, जब सरकार बन गई छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की, तो उसमें रोड़ा अटकाना है। बोरा जूट कारखाना किसका? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का जूट, वो जूट कारखाना में बोरा बनने वाले बोरा को ही अगर हमको नहीं देंगे दुर्भावनावश, तो कुछ परेशानी आएगी ना। परेशानी आएगी, बहुत परेशानी आएगी। तो अब यहां पर हम आए हैं और युवाओं की बात ना करें, रोजगार की बात ना करें तो सही नहीं होगा। एक मुद्दा साहस के साथ रखना चाहूंगा विधायक जी, राव घाट का मुद्दा, कि भिलाई स्टील प्लांट ने बड़े बड़े वादे किए थे, क्या उन वादों को डिलीवर किया है? और रोजगार को लेकर आप में से पहले कोई बताए जो सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहता हो, और या सत्ता पक्ष से कोई बताए कि राव घाट में काम हुआ है या रोजगारों को लेकर कोई उद्योग लगे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? पीछे से कोई बोलना चाहते हैं, बताइए आप रोजगार को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कितने सालों में युवाओं की बात कोई पूछा। 2-4 मुद्दे हैं जो मैं बहुत छोटे समय में बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि
भेंट मुलाकात कार्यक्रम जब मुख्यमंत्री का हुआ था तो यहाँ से पोड़गांव से खदान जाने वाली जो सड़क थी उस पर हमने चक्का जाम किया था। 22 से 23 करोड़ रुपए का इन्होंने स्वीकृति करके वहां से हाका परवाया, पर आज तक वहां पे एक डामर वहां पे सड़क चालू नहीं हुआ। और रही बात रोजगार की, तो हमारे क्षेत्र से जितने भी युवा बंधु हैं लगभग हर गांव में कृषि से जुड़े हुए हैं। इनके पास में सिर्फ बारिश के पानी में खेती करते हैं, अन्य कोई सिंचाई का साधन नहीं है। वो भाजपा वाले हो या कांग्रेस हो, आज तक उनको सिंचाई का कोई साधन नहीं दिया है। तो उनके जो युवा के जो बच्चे हैं आज वो बोरगाड़ी में जाके काम कर रहे हैं। और एक मेरा ईमानदारी से सवाल है, मैं भ्रष्टाचार पे बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग बाग बैठे हैं, आप यहाँ से अगर आप शराब की भट्टी में जाएंगे तो आज भी पानी से घस के उसका एमआरपी मिटा के वहां पे बेचा जा रहा है। मैंने वीडियो डाला था फेसबुक में, मैंने वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे, सभी लोगों को टैग किया था, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं कि उन पे कार्रवाई करवाए। यहाँ पे जब ये 100 समाचार खत्म हो जाए आप जाके वहां पे देख लेना। तो इस प्रकार से खुली शराब में टैगिंग नहीं है या अन्य चीजों में भी टैगिंग नहीं? शराब की टैगिंग बस का दुख है क्या? नहीं शराब। अच्छा चलो, अच्छे मुद्दे उठाए इन्होंने, युवा हैं। जीवानंद जी, पहले भारतीय जनता पार्टी से का भी रुख करेंगे आपका सर, कि इन्होंने कहा कि उद्योग 15 साल आपकी सरकार रही, रावघाट का मैंने मसला उठाया, वहां भिलाई स्टील प्लांट है, उसने वादा किया था तमाम चीजें कि हम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। आपको नहीं लगता कि नाइंसाफी हुई है? निश्चित रूप से ये तो सही बात है। या रावघाट माइंस का खनन, उस समय वन मंत्री थे, पेड़ों कटाई का भी हो नहीं रहा, तो उस समय थोड़ा संवेदनशील एरिया था। सब काम होने के बाद यहाँ तो मांग भी थी यहाँ पर कि कम से कम यहाँ बीएसपी एक बढ़िया हॉस्पिटल बनाए, टाउनशिप यहाँ बनाए, ये पूरे कम से कम काम होना चाहिए था, लेकिन ये प्रक्रिया नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। ये बात को लेकर हमारे उस समय जब नाग जी विधायक नहीं, तब भी एक बार धरना वरना हो रहा, तब भी मांग कर रहे थे, होना चाहिए था। लेकिन इस बात को लेके सब जनता की मांग है, कम से कम यहाँ पर कम से कम एक बढ़िया हॉस्पिटल सेक्टर 9 के तर्ज में और एक टाउनशिप वगैरह अंतागढ़ के आसपास बनना चाहिए। ये सभी की जनभावनाओं की मांग भी है। नहीं, मांग है, लेकिन उसके लिए आपने क्रियान्वयन क्या किया सर? 15 साल आप सत्ता में रहे, मंत्री पद में रहे, और आपके ही क्षेत्र में खुदाई होती रही और अभी तक कंपनी खुदाई नहीं, उस पे तो काम चल रहा था अपने से, पटाई पटरी का लाइन अभी तो शुरू हुआ है। 13 जुलाई 2022 को ट्रेन पहली बार आई, केंद्र में हमारी सरकार बनने मोदी के बनने के बाद ट्रेन आई, उसके बाद 13 जुलाई को दूसरी ट्रेन चली। अब कुल मिला के ट्रेन यहां से शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ, और आगे तक भी जाएगी। जगदलपुर में फेस होगा जिससे चलते इस क्षेत्र का विकास होगा। ये आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी और तब विकास कराएगी। विधायक जी, मेरे गांव में ट्रेन तो आई, इस बात की हम सबको खुशी है, मगर ये ना भूलें कि हमने बहुत उपजाऊ जमीन दिया है उसके लिए, रेल पटरी के लिए। रेल पटरी के लिए उपजाऊ भूमि दिए हैं, जहां पटरी बनी है, जहां खनिज का दोहन हो रहा है, ले जा रहे हैं, उसके चलते ही रेल चल रही है। इस बात की हम सबको खुशी भी है। मगर ये कहें कि हमारे नरेंद्र मोदी जी अरे नरेंद्र मोदी जी ने तो खाता खुलवा दिया सभी जनता को, खोलिए, मैं 15 लाख रुपया डालूं। तो भूपेश बघेल जी कह रहे हैं मैं उन खातों में पैसा डाला हूं, आप कह रहे हैं क्या हुआ है? ये इन्हीं से पूछो। नरेंद्र आप कह रहे हैं क्या हुआ है? अभी जीवानंद जी ने पूछा कि इतने सारे जनधन खाते खोले, तो भूपेश जी ने कहा हाँ उन्होंने खाते खोले, मैंने पैसा डाला। किसानों के जितने पैसे हैं खाता, इनके जमाने में चप्पल बांट देते थे, टिफिन बांट देते थे, इसलिए हम हितग्राहियों के खाता में डाल रहे हैं ताकि इधर उधर कमीशन खोरी ना करें ये लोग। चलिए ठीक है सर, अब मुद्दे पे आते हैं। मजाक बात अपनी जगह, रावघाट को लेकर संजीदगी क्यों नहीं है सर? क्या कंपनी को नहीं लगता आपको कि दबाव बनाना चाहिए कि व्यवस्थाएं मुहाल कराए? इतना पैसा है, इतना फंड है, आपका खनिज है। संयुक्त रूप से इसी स्थल पे रावघाट के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन होते रहता है। मैं देखता हूं, सुनता हूं, मैं भी उस मुद्दे पे सहमत हूं। यहाँ अच्छी हॉस्पिटल और अच्छी स्कूल होना चाहिए, ये मैं खुद। तो कंपनी पे अब दबाव बनाया जाएगा कि बनाया जाए? पूरा दबाव है। अभी अगले में ये बरसात थोड़ा सा ठीक ठाक होने दो, अस्पताल और स्कूल, सर्व सुविधा युक्त अस्पताल और स्कूल शुभारंभ होंगे, बस चुनाव हो जाए। खैर, हार हो जाती है अगर मान लिया जाए, जीत हो जाती है अगर ठान लिया जाए, लेकिन हार का तो किसने माना नहीं है, जीत का सबने ठाना है। तो अंतिम समीक्षा करते सभी दलों से कि अब आगे की चुनाव में आपकी रणनीति क्या रहेगी? जीत होगी, हार होगी? क्या आपका दावा है? किन मुद्दों को लेकर आप उतरेंगे मैदान में? मैं यहाँ पे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और जितने क्षेत्र की जनता आई है उनसे ये कहना चाहता हूँ, वास्तव में
रावघाट जो है इस क्षेत्र के लिए एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा क्षेत्र है, वहाँ पे खनन होने से क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ हॉस्पिटल आना चाहिए, यहाँ सड़कें बनना चाहिए, यहाँ के लोगों को उसकी मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। मैं यहाँ के सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वहाँ लगभग 130 दिन से वहाँ के क्षेत्र के लोग तंबू तान के बैठे हैं, बारिश में, गर्मी में, ठंड में। यहाँ के सब लोग वहाँ के जाके उनका समर्थन देंगे क्या? और सारे लोग एक मंच में आकर के इस रावघाट परियोजना के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या आंदोलन करेंगे क्या? और करना चाहिए, क्योंकि रावघाट में हमारे बाप दादाओं ने वहां के देवी देवता और सबका पूजा अर्चना किया है। रावघाट में पहला हक है। ठीक है, पहला हक है। और आप चलिए, सभी की बात छोड़ दीजिए, आप अपने दल के साथ पहुंचेंगे? मैं समय समय में पहुंचता हूं और मेरा पूरा समर्थन है। मैं जब विधायक था तब भी, और आज के जनप्रतिनिधि क्या लोगों से ठीक जीतते हैं, ठीक, जहां-जहां धरना आप पहुंचेंगे और समस्याओं का क्या नहीं जाते? ठीक है सर, ये मेरा प्रश्न। सामान्य अपन चर्चा करते हैं। बात में वजनदारी, आपके आवाज तेज करने की जरूरत ही क्या है? आप तो पूर्व विधायक रहे हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी? चुनाव में कैसे उतरेंगे आप? आपको मैं बताना चाहूंगा, पहले मैं सरपंच था, जनपद अध्यक्ष था, जिला पंचायत सदस्य था और आज विधायक भी बना। इसलिए मेरे आवाज में उस समय अब मंत्री का सफर तय करना है कि नहीं, ये मेरा प्रश्न है सर। ये भाग्य में लिखा होता है। जिस व्यक्ति के भाग्य में ब्रह्मा ने लिख दिया है उसको कोई काट नहीं सकता, इस बात को मैं मानता हूं। और जनता लोकतंत्र में जनार्दन होती है, और जनता का जो सेवा करेगा निश्चित रूप से उसको अच्छा परिणाम। ठीक है भाई, जनता, सर ने कह दिया जनता जो कर देगी वो आशीर्वाद मेरे लिए रहेगा। सर से पूछूंगा, आगामी चुनाव को लेकर किस तरह मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी उतरेगी और क्या रणनीति रहेगी, और जीत का क्या दावा? जीत रहे हैं? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस समय जीतेगी, क्योंकि पूरा जनता कांग्रेस के सरकार, कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस के अत्याचार सब देख चुकी 5 साल में, और सबको मालूम है का जरूरत नहीं है। और इस समय बीजेपी आई, और कांग्रेस में आंतरिक कलह, खींचातानी, कांग्रेस के लोग बहुत बलवान है, खींचातानी आपस में खूब कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी में नहीं होगा। बड़ा दावा है। अंतागढ़ के निवासियों, इनकी बात में कितनी सच्चाई है? कितनी सच्चाई है भाई, कितनी सच्चाई है? मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। अभी जनता भी कंफ्यूज है कि भाई चुनाव में क्या होने वाला है। सर आप बताइए कि क्या मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और क्या होगा? ने देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा गरीबों का था। देश की आजादी के हम 75 साल मनाने वाले होंगे तो सभी गरीब व्यक्तियों का पक्का मकान, प्रधानमंत्री आवास बनना चाहिए थे। यहाँ राशि भी आई, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार किसी भी गरीब व्यक्ति का नहीं बनाने के चलते भारी नाराजगी है। अब दिखाने के लिए सर्वे शुरू कर दिए हैं, बहुत बड़ा इसके प्रति नाराजगी दिख रही है। और निश्चित रूप से हम अंताड़ विधानसभा के साथ साथ छत्तीसगढ़ में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार जिन वादों, जिन घोषणाओं के साथ, ये जो सरकार 36 वादों के साथ है, उसका कहीं क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। इस बात को जनता देख चुकी है, समझ चुकी है, और आने वाले नवंबर में जबरदस्त इसका जवाब देगी। आप बताइए, चुनाव को लेकर आप आश्वासन से सहमत है और आगे चलकर आपकी मांगे यही अटल रहेंगी? मैं थोड़ा दूर पे जाके बात करता हूँ, संक्षिप्त में सर, क्योंकि कार्यक्रम का समापन देना। ये अटल जी का अवदान है छत्तीसगढ़ का, और 2 साल 2.5 साल आपको कांग्रेस का शासन था उस टाइम, और अभी 5 साल है, और बीच में 15 साल भाजपा का गवर्नमेंट था। तो 2.5 साल को देख लिए विकास का कार्य, और बीच में 15 साल जहाँ पे नजर आएगा, मेरे ख्याल से अगर अंतरात्मा से थोड़ा झांक के देखेगा तो भाजपा का ही नजर आएगा। ये सहमति इन्होंने जताई है। खैर, विधायक जी खुद जवाब देंगे। आपका क्या कहना है, क्या मुद्दे रहेंगे और इस बार जीत का क्या तारतम्य कायम रहेगा? देखिए, यही वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो विधानसभा अंतागढ़ के विधायक बनेंगे, मगर वो रायपुर में रहकर प्रतिनिधित्व करेंगे। अभी हमने एक बड़े उम्मीद के साथ जिनको सांसद बनाया, जिनका नाम आप भी जानते होंगे, माननीय श्री मोहन मंडावी जी, मगर आज जनता टार्च लेके खोज रही है, लेकिन उसको टार्च में भी खोजते खोजते परेशान है। तो मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार की चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी पूरा जोर शोर से बहुमत करेगी और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। तो अब आपके हम जनप्रतिनिधि विधायक जी के पास पहुंच गए हैं। विधायक जी, चुनाव की क्या रणनीति रहेगी
और आपके कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, चुनाव में जीते तो मंत्री पद रहेगा अपने पास? बिल्कुल रहेगा। मैं मेरी जनता के ऊपर भरोसा कर रहा हूं और मैं उन्हीं के भावनाओं के अनुकूल काम करता हूं। हमारे आदरणीय हुसैन जी कह रहे थे प्रधानमंत्री आवास, मैं उनको बताना चाहता हूं, लाल किले के से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि वर्ष 2022 तक पूरे देश में जिनके कच्चे मकान है, जिनको पक्का मकान की आवश्यकता है, वर्ष 2022 तक सारे मकान में पक्का करवा दूंगा। ये 23 चल रहा है। कौन रोका था उसको पक्का मकान बनाना? अनूप नाग ने रोका, मेरे अंतरगढ़ के वासियों ने रोका, मेरे प्रदेश के लोगों ने रोका। ये कहते हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने रोक लगाई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं 60% प्रधानमंत्री आवास के लिए 60% पैसा केंद्र सरकार से आती थी, 40% हमारे राज्य सरकार। जब 60% ही ये लोग रोक दिए तो 40 रुपया लेके हम इनका पक्का मकान बन पाएगा क्या? ये व्यवस्था को समझने की जरूरत है। राजनीति करते हैं। 71 15 साल में 15 से 14 और 23 में 71 से 75 पार होने वाली है ये कांग्रेस। बड़ा दावा किया है विधायक ने, तो अब देखना होगा इस क्षेत्र में क्या होता है, क्या जनता किसकी झोली पर मतदान देती है। लेकिन इतना तो साफ है कि अंतागढ़ में मुद्दे बहुत हैं और जनप्रतिनिधि यहाँ के मजबूत हैं तमाम मुद्दों को लेकर उतरने के लिए। विपक्ष ने भी पूरी कमर कस ली है और अब देखना होगा कि चुनाव नतीजे क्या होंगे। उम्मीद है इस पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद आपके समझ में आ ही गया होगा कि कौन से मुद्दे ज्वलंत हैं और अब आगे की कार्य दिशा क्या होगी। हमें दीजिए इजाजत। INS 24/7 और हरिभूमि के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।